नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के तीसरे एपिसोड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के दूसरे क्रम में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबके बीच। कल मैंने आपको अपने पहले अभिवादन पाठ में थी, आपसे कुछ अपनी बातें की थी और दूसरे चैप्टर में यानी जो मैंने रात में क्लास लिया था उसमें मैंने सब डिजीज़ फीवर के बारे में, फीवर पर दवाइयाँ भी आपको मैं विभिन्न प्रकार के फीवर्स के अनुपात में, और आज मैं आपसे किसी एक अन्य रोग पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले दो अहम सवाल आप सबके बीच से निकल के आए हैं, उन सवालों पर जवाब देना मेरा दायित्व बनता है। दिन में भी आप सब ने व्हाट्सएप पे उन पढ़ी कि कई लोग समर्थन में आए, कई लोग विरोध में आए। कुल मिलाकर के मैं अगर उन सवालों से भागता हूं तो मैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता। इससे पहले कि मैं उन सवालों का जवाब दूं, हमारे एक और साथी हैं डॉक्टर पीयूष, महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा सवाल किया है। डॉक्टर शरद रावत जी इस समय लाइन पर हैं। पीयूष जी ने एक बहुत अच्छा सवाल ये किया है कि सर, अगर किसी के शरीर में विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की कमी हो जाए, प्रोटीन या विटामिन की कमी हो जाए, तो उसे हम एंजाइम्स के द्वारा या इन औषधियों के द्वारा कैसे दूर करेंगे। इन्होंने एक सवाल और कि क्या अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति जो रोग के नाम दिए गए हैं, हम उन रोगों के आधार पर दवाओं को तलाशें या अंगों के आधार पर दवाओं को तलाशें। और तीसरा सवाल बल्कि एक जटिल सवाल सभी इलेक्ट्रोहोपैथिक साथियों के दिमाग में दिन भर से बैठाया जा रहा है। वो सवाल जब करना था तब नहीं किया गया, जब मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में प्रवेश कर गया उस सवाल पर जोर दिया गया। हमारे एक सीनियर, उम्र में सीनियर साथी डॉक्टर ए पी मौर्य, जो डॉक्टर ए पी मौर्य के नाम से लिखते हैं लेकिन उनका ऑनलाइन नाम फोन पर रिकॉर्ड आता है। सवाल ये है कि इलेक्ट्रोहोपैथी की इलेक्ट्रिसिटीज के नाम क्यों दिए गए, और जबकि ये भी पौधों से ही बने हैं और लगभग कुछ पौधे सभी इलेक्ट्रिसिटीज में समान हैं और कुछ पौधे हमारी अन्य औषधियों में भी पाए जाते हैं। शायद इन्होंने, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये अपने आप को ये कहते हैं कि इन्होंने कानपुर पत्थर कॉलेज से एग्रीकल्चर में एमएससी किया है। बड़े ताज्जुब की बात है कि एग्रीकल्चर से एमएससी करने वाला बॉटनी के संपर्क में जो रहा हो, उसे इस बात की कमी खल रही हो कि इलेक्ट्रोहोपैथी के इन औषधियों को इलेक्ट्रिसिटीज का नाम क्यों दिया गया, अन्य पौधों की औषधियों को औषधि क्यों कहा गया, ये तरल रूप में क्यों है। और जबकि ये भी कहते हैं कि 1994 में इन्होंने एक अच्छे संस्थान से इलेक्ट्रोहोपैथी के प्रॉपर क्लास करते हुए अपनी डिग्री प्राप्त की है। अब 1994 में इनको पढ़ाने वाले या इनको समझाने वाले फार्मेसी या मैटेरिया मेडिका के वो विद्वान जो इनको पढ़ा रहे थे, 1994 करके 2020 तक विद्वान से ये सवाल नहीं किया, और किए होते तो अगर कोई गहन विचार वाला व्यक्ति होता तो इसका जवाब इनको बहुत पहले मिल गया होता। हालांकि इन्होंने एक दिन और इस सवाल को लिखा था तो मैं अवॉइड कर रहा था। जबकि अवॉइड इसलिए कर रहा था कि ये अपने आप को कहते हैं मैं एमएससी बॉटनी हूँ, और इसके बाद इस तरह का सवाल करते हैं। अब सवाल इलेक्ट्रिसिटीज की कार्यप्रणाली पर इलेक्ट्रोहोपैथी के
जब मैंने औषधियाँ बताई थी तो मैंने आपको वहाँ ये बताया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ये 5 जो इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेती हैं और शेष दवाएं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेती हैं, वो एज ए एंजाइम्स कार्य करती हैं, एज ए कैटालिस्ट कार्य करती हैं। यानी ये एक्टिव हैं और वो नॉन एक्टिव हैं, क्योंकि कैटालिस्ट जो होते हैं वो केवल मोटिवेटर होते हैं। अब सवाल का ये है कि ये क्यों एक्टिव हैं और क्यों वो नॉन एक्टिव हैं, क्यों वो एंजाइम्स हैं और क्या ये एंजाइम्स नहीं हैं। बहुत सही सवाल तो इनका सही है, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि 1994 से लेकर के 2020 तक इन्होंने सवाल किसी से किया नहीं, और किया तो लोगों ने इसका जवाब दिया क्यों नहीं। भाई मैं तो जूलॉजी का आदमी हूँ, शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में मैं गहन अध्ययन करता हूँ और उसी पर अपने आप को केंद्रित भी करता हूँ, और ये बॉटनी के विशेषज्ञों का सवाल है। बॉटनी के जानकार लोगों को ये सवाल का जवाब देना चाहिए था। मैं जो जवाब देने जा रहा हूँ हो सकता है कि वो बॉटनी के विशेषज्ञों के अनुसार फिट ना बैठे, केवल वो मेरी अपनी समझ या अपनी सोच हो या मेरा अपना ज्ञान हो, और मैं ये भी नहीं समझ पा रहूँगा कि ये मेरे जवाब से संतुष्ट हुए कि नहीं हुए। शायद ये मुझको बार बार सवाल करके ये याद कराना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटीज में जो इलेक्ट्रिसिटीज के पावर आए हैं वो सूर्य के प्रकाश से आए हैं, और आदि शक्ति या आर्ट फोर्स के द्वारा ही ये दवाएं बनाई गई हैं। जहां तक मैं इनका बार बार इंडिकेशन समझ रहा हूं, क्योंकि मैंने आर्ट फोर्स को नकार दिया है, और मैंने नहीं ये नकारा है, इस विज्ञान ने नकारा है। विज्ञान ने आर्ट फोर्स को मानता नहीं दिए, क्योंकि वो 2300 साल पुरानी थियरी थी। आर्ट फोर्स आदि शक्ति के रूप में हमको कुछ नहीं प्राप्त होता है। हाँ, सूर्य की ऊर्जा फोटान के रूप में पौधों पर गिरती है, और फोटान के रूप में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूची बनाते हुए फोटान जब गिरते हैं पत्तियों पर, तो फोटान एक लंबी प्रक्रिया करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जहां से वो फिर अंतिम दौर पर अपनी ऊर्जा या ग्लूकोज के रूप में C6H12O6 बनाते हैं। अब ये जो प्रकाश की फोटान की किरणें आती हैं, इस प्रकाश की किरणों में 7 रंग के प्रकाश होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज में 7 रंग की किरणें होती हैं, और इन 7 रंग की किरणों को अगर आप सब ने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया हो, तो भौतिक विज्ञान में जब हम प्रकाश पढ़ते हैं तो प्रकाश में हमको प्रकाश के रंगों में आहा पिनाला, हम लोगों को बहुत पहले जब मैं BNSD कॉलेज कानपुर में पढ़ता था तो हम लोगों को ये रटाया जाता था आहा पिनाला। आ से आसमानी, पी से पीला, नी से नीला, ला से लाल और हा से हरा। आहा पिनाला यानी आसमानी, हरा, पीला, नीला, लाल, ये प्रमुख रंग थे। जब इसका इंग्लिश में नाम था विबग्योर, वी यानी वायलेट, आई यानी इंडिगो, बी यानी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और आर रेड। ये 7 प्रकार के किरणें प्रकाश में पाई जाती थी। इन 7 प्रकार की किरणों में जो कि एनर्जी फोटान से प्राप्त होती है, फोटान की आगे गतिविधियां बढ़ती हैं पौधों के विभिन्न क्रियाकलापों में, प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश के इन 7 रंगों में से जो 5 रंग बहुत प्रमुख हैं, जिन्हें हम लाल, पीला, नीला, हरा और इंडिगो यानी आसमानी कलर में कहते हैं। अब मैटी जी की ये सोच थी, मैटी जी को ये नाम देने के लिए इन्होंने क्यों चुना, क्योंकि जब ये दवाएं बनाई उन्होंने और देखा कि हम जब इन दवाओं को देते हैं, इनमें जो पौधे पाए गए, मैंने उसकी चर्चा आपसे पहले कर ली है। पौधों की चर्चा करने पे विषय फिर बहुत लंबा हो जाएगा। पौधों के नाम और उनके पार्ट आपको पता है, मैंने उनकी फैमिली और उसके डिस्क्रिप्शन को पहले दिन ही बताया था। तो मैटी जी ने जब इनका नाम दिया, तो मैटी जी के इलेक्ट्रिसिटीज का नाम देने की जो कल्पना थी वो भौतिक विज्ञान के सिद्धांत से मेल नहीं खा रही थी, बल्कि मैटी जी ने जो सफ़ेद रंग का चुनाव किया, सफ़ेद बिजली या व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी को, उनका यह मानना था कि सफ़ेद रंग एक सामान्य, यानी व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी का नाम उन्होंने दिया कि सफ़ेद रंग एक सामान्य व्यक्ति के हर गतिविधियों में सामान्य नजर आता है, सामान्य प्रभाव ये
एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि ये सामान्य स्थिति में शरीर को लाने की कला है। सफ़ेद रंग में आँखों को सफ़ेद रंग बहुत अच्छे भाते हैं और शरीर को सामान्य दशा में लगता है। वहीं पर लाल रंग उत्तेजना पैदा करता है। ये एक स्टिमुलेट कलर होता है, इसलिए इंजन के रेलवे के जो सिग्नल होते हैं वो लाल रंग होते हैं, चूँकि लाल रंग की जो इंफ्रारेड की जो किरणें निकलती हैं लाल रंग की, ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और ये बहुत दूर से दिखाई पड़ता है। यानी लाल रंग इतना भड़कीला होता है कि बहुत दूर हो तब भी हमको दिखाई पड़ता है। तो मैटी जी ने सफ़ेद रंग की बिजली को इस कारण लिया कि सफ़ेद रंग की बिजली के जो गुण थे वो सफ़ेद रंग से मिलते जुलते। सफ़ेद रंग एक सामान्य गुण होता है, सकता है, उसको कहीं भी आप खपा सकते हैं। सफ़ेद कलर को आप किसी भी कलर में मिला सकते हैं और सफ़ेद को कोई रंग नहीं माना गया इसीलिए। और जो लाल रंग है ये उत्तेजना का प्रतीक है। पीला ये लाल का उल्टा है, ये उत्तेजना को कम करने का एक हल्के रंग का कलर है। पीले रंग को देखने से आंखों को कुछ महसूस होता है, कुछ एक तरीके का आप महसूस होता है। और लाल रंग को आंखों में उत्तेजना आती है। जो नीला रंग था, नीला रंग प्रायः अंधकार का एक प्रतीक होता है। अंधकार के शब्द के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो रक्त में ब्लड के अंदर की जो गतिविधियां थी वो एक कैपिलरीज और वेन्स के अंदर बंद चलती थी, अंधकार में चलती थी। इस नाते उनकी गतिविधियों को तेज या कम करने के लिए मैटी जी ने उसका नाम नीली बिजली या ब्लू इलेक्ट्रिसिटी दिया। हरा रंग हरियाली, मन के आंखों को भाने वाली, एक तरीके का चारों ओर सुखमंडल लाने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली। तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का तात्पर्य उन्होंने ग्रीन नाम इसलिए दिया कि ये शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पस टेंडेंसी को रोकती है, नए टिश्यूज का रिपेयर करती है, ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर आगे बढ़ने में मदद करती है। इस नाते उन्होंने ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का नाम इसको दिया। उनके नाम देने का तर्क क्या था ये मैटी जी ने भी किसी किताब में लिखा नहीं, लेकिन जो हम लोगों ने अपने अनुभव से पता किया उसके कारण सिर्फ यही निकल के आए कि रेड को उन्होंने उत्तेजना से लिया, वाई को उन्होंने उत्तेजना को कम करने से लिया, डब्ल्यू को उन्होंने से उसका व्हाइट रंग से उन्होंने उसका निकाला, नीले को उन्होंने लिया अंधकार के अंदर ब्लड कैपिलरीज को अंदर चलने की प्रक्रिया करना, चूंकि वो ब्लड को कंट्रोल करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है, टिश्यू फ्लूइड को कंट्रोल करता है। और जी को पस टेंडेंसी को रोकने कारण मन को करता है। जब कोई घाव ठीक होने लगता है तो हमारे अंदर की आत्मा प्रसन्न होती कि मेरा ये घाव ठीक हो रहा है, क्योंकि जी पस को रोक करके घाव को स्पष्ट समाप्त करने की ओर एक नई दिशा देता है। ऐसी दिशा में हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटीज का नाम चुना गया, ये पांचों इलेक्ट्रिसिटीज का नाम गतिविधियों को उनके क्रियाकलापों के आधार पर दिया गया। अब प्रश्न ये है कि इनको फिजियोलॉजिकल एक्टिव कैसे बनाया गया और दवाओं को फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं माना गया। बिल्कुल सही, हालांकि इनका ये सवाल नहीं, लेकिन मैं इसमें सवाल जोड़ के इसका उत्तर दे रहा हूँ। इनका सवाल तो सिर्फ इतना कि इसका नाम क्यों दिया गया। और एक और बात मैं कह सकता हूँ कि नाम देने का, चूंकि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटीज के आधार पर ही अपनी पूरी चिकित्सा विज्ञान बनाई, इन्हीं पांचों इलेक्ट्रिसिटीज को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पहले उन्होंने सबसे पहले इन्हीं 5 दवाओं को बनाया। ये शायद आप में से बहुत मैटी ने सबसे पहले, बीच में एक फोन आ गया था इससे मैं रुक गया। मैटी जी ने सबसे पहले इन्हीं 5 इलेक्ट्रिसिटीज को बनाया था, उसके बाद उन्होंने मेडिसिन को किया। तो चूंकि इलेक्ट्रिसिटीज का पहले निर्माण किया, इस नाते इलेक्ट्रो शब्द तो उनको लेना ही था। अब रह गया सवाल कि ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव क्यों हैं, क्योंकि इनके क्रियाकलापों में देखा गया कि इनके देने में, इनके कार्य करने में हमको विभिन्न क्रियाकलाप शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं। जब हम आरी देते हैं उत्तेजना स्पष्ट होती है, हमारे अंदर आ जाती है। वाई देते हैं तो हर आ जाती है, देते हैं तो मन को या हमारे पूरे क्रेनियल नर्व्स में एक सामयिक संतुलन आ जाता है। और
नीली बिजली या ब्लू इलेक्ट्रिसिटी देने पर ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉपर चैनल में आ जाता है, ब्लड के बहने पर हमको दर्द या पेन महसूस नहीं होता। और जी देने पर हम ये देखते हैं कि आरबीसी का डब्ल्यूबीसी में कन्वर्जन नहीं होता और पस टेंडेंसी नहीं बनती है। तो जब हमको इन 5 पे हमको 5 तरह के क्रियाकलाप दिखाई पड़े तो ये माना गया कि चूंकि ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, शेष औषधियों को देने पे हमको कोई भी एग्रावेशन या कोई भी डिक्रीजन नहीं दिखाई पड़ता, ना हम इंक्रीजमेंट में जाते हैं ना हम डिक्रीजमेंट में जाते हैं। तो ऐसी दशा में इलेक्ट्रिसिटीज का एक्टिविटी माना गया, ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव हैं और बाकी दवाएं फिजियोलॉजिकली डीएक्टिव हैं, लेकिन वो एज ए कैटालिस्ट प्रमोट। अब एक सवाल डॉक्टर पीयूष का है, उसको भी जल्दी से। पीयूष जी ने जब हमारे कोई तत्व की कमी आती है, हमारे एम.के. सिंह और हेमंत कुमार प्रजापति जी सहित बहुत लोग लाइन पर हैं, सबके नाम पढ़ूंगा तो फिर देर हो जाएगी। आप सबको मैं लगातार देख रहा हूं, लेकिन चूंकि चैप्टर कुछ बहुत महत्वपूर्ण था इस नाते मैंने आप सबका आभार नहीं व्यक्त किया। पीयूष जी, जब हमारे शरीर के किसी अंग में, पहली चीज तो जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड, या हम ये मान लें कि जो आप कह रहे हैं शरीर में कैल्शियम या प्रोटीन या विटामिन की कमी हो जाए, तो ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में नहीं कम, ये पूरे बॉडी के हर सिस्टम में कम हो जाए। ब्लड के प्रॉपर चैनल में ब्लड के में जाकर के प्रोटीन या विटामिन या कैल्शियम की कमी होगी या सोडियम की कमी होगी, यानी हमारे पूरे सिस्टम में हर सिस्टम में कम होंगे। और जो हमारी मेडिसिन है, हम जब हमको ये रिपोर्ट अगर कोई देता है कि आपको प्रोटीन की कमी हो रही है, आपको कैल्शियम कमी हो रही है, आपको कार्बोहाइड्रेट कमी हो रही है, विटामिन कमी हो रही है, तो अब हमको वहां पर ये जज करना पड़ेगा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये किन ऑर्गन की डिफिशियंसी के, किस ऑर्गन डिसएक्टिव होने के कारण ये हमको कमी शरीर में हो रही है। क्योंकि जब तक ऑर्गन होम्योस्टैटिस रहेंगे तब तक हमको किसी तत्व की कमी नजर नहीं आएगी, और जब हमारा कोई ऑर्गन होम्योस्टैटिस से नीचे डाउन होकर के जाएगा तो वो उस ऑर्गन की डीएक्टिविटी के कारण ये तत्व कम होने जाएंगे। तो जब हम उस ऑर्गन में अपनी मेडिसिन एंजाइम्स के रूप में पहुंचा देंगे और वो एंजाइम जाके उसको मोटिवेट कर देगा, डायरेक्ट उसके कार्यों को फिर तेज, और जब वो ऑर्गन अपने होम्योस्टैटिस में आ जाएगा तो फिर हमारे भोज्य पदार्थों से जो हम भोजन ले रहे हैं उससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विटामिन, कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाएगी। हम चाहे उस पूर्ति को जो है भोजन रूप में लें या डायरेक्ट किसी सप्लीमेंट्री फूड के रूप में लें, वो हम लेंगे भोजन के माध्यम से, वो जाएगा हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसका पाचन होगा और पच करके हमारे ब्लड में मिलेगा और फिर हमको संबंधित सभी टिश्यूज या करके ऊर्जा का संचार देगा। तो यहाँ पर ये कहना कि अगर ये कमी हो जाएगी तो हम एंजाइम से कैसे पूर्ति करेंगे, हम एंजाइम से किसी कमी को नहीं पूर्ति कर रहे हैं, हम एंजाइम्स जाकर के उस संबंधित ऑर्गन की एक्टिविटीज को मोडरेट करता है, केवल उसको एक स्टिमुलेट करता है, जाकर के उसको कम अगर कर रहा है तो ज़्यादा करता है, ज़्यादा कर रहा है तो कम करता है। मान लीजिए हमारा पैंक्रियाज सही काम नहीं कर रहा है, हमारा लीवर सही काम नहीं कर रहा है, या हमारे टिश्यू फ्लूइड में काम सही नहीं हो रहा है, तो जो संबंधित ऑर्गन की हम एंजाइम्स मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, ये मेडिसिन जाकर के उस ऑर्गन के सिस्टम को कंट्रोल करती है, उस सिस्टम को जाकर के रेगुलेट करती है, और रेगुलेट करने के बाद उस ऑर्गन के और जो उसका मोड ऑफ फंक्शन है उसको रेगुलेट कर देती है। बस उसके बाद जब उसका काम शुरू हो जाता है तो बॉडी में अपने आप हमारे सारे पार्ट में एक्टिविटी शुरू हो जाती है, तो सारे तत्व अपने आप फिर स्थिर रहने लगते हैं। क्योंकि स्थिर अगर कैल्शियम कम हुआ है तो किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को कम या ज़्यादा होने से, अगर सोडियम कम हुआ है तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आया है, चाहे वो ब्लड में सोडियम कम रहा हो या कहीं से भी कम आया हो। हमको प्रोटीन नहीं मिल रहा तो भोजन में हम ऐसे पदार्थ ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम जा रही है, या हमारे शरीर में प्रोटीन उतना पच नहीं पा रहा, प्रोटीन हमारा जो है एक्सक्रीट हो जा रहा है, हमारे भोज्य पदार्थों में पचाने की जो कैपेसिटी है जिस ऑर्गन की, वो ऑर्गन हमारा डाउन हो रहा है। तो हम जो औषध देते हैं वो उस ऑर्गन की पर्टिकुलर एंजाइम्स होती है जो उसको एक्टिवेट करती है। इसी में आपने जोड़ा है कि हम अंग्रेजी के उपनामों से दवा चुनेंगे या ऑर्गन वाइज,
तो मैंने कल ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग एक है, अनेक नहीं है। और आपने चूंकि मांग किया है कि इसको अंग्रेजी के नामों के रोग के अनुसार डिस्क्राइब किया जाए, इस नाते मैं आपको उन सब नामों या सब डिजीज के अनुसार रोग के आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मैंने अपने समझ से दिया है, जो मेरा अपना ज्ञान कहता, जो मेरा अपना अनुभव कहता, जो मैंने अब तक पढ़ा है या मैंने सहायक पुस्तकों से सीखा है, या अपना अब तक का जो 36 वर्षों का मेरा अपना एक भंडार रहा है मेरे मस्तिष्क में, मैंने वो आपको एक तरीके से बांटा है आपके बीच में। अब मौर्य जी मेरे उत्तर से कितने खुश हैं मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर इससे बेहतर उनको कोई उत्तर पता है तो उनको बताना चाहिए। उनको बार बार ये इंडिकेट नहीं करना चाहिए कि आप ये बताइए। मैं अगर ये पूछूं कि मौर्य जी आपके पिताजी ने आपका नाम एपी मौर्य क्यों रखा, या मेरे पिताजी ने मेरा कुमार क्यों रखा, तो हमारे पिताजी को नाम रखते समय कोई ना कोई कारण नजर आया होगा, या उनको लगा होगा कि आसान नाम है, इसको रख दिया जाए। ऐसे मैटी जी ने व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी या तो उनके गुणों पर रखा होगा, या तो उन्होंने 5 इलेक्ट्रिसिटीज बनाई थी तो 5 नाम देना था, तो उन्होंने कहा चलो ये सूर्य का प्रकाश इसमें आता है, सूर्य के प्रकाश में 5 रंगे बहुत अच्छे रंग हैं और पांचों रंग के कार्य अलग अलग हैं, इस नाते इनके गुण जो मिलते हैं वो इन रंगों से मिलते हैं, तो इनको यही नाम दे दिया जाए। यानी जो इलेक्ट्रिसिटीज के नाम रखे गए वो उन रंग संबंधित रंगों के गुणों के आधार पर उनका नाम डिवाइड कर दिया गया। मेरे समझ में यही आता है। बाकी अगर कोई इसकी अलग से थियरी मिलती है तो मैं उसको स्टडी करूंगा, और अगर इनको अब तक मिला हो ये उत्तर तो फिर मैं इनसे बार बार निवेदन करूंगा कि आप इस उत्तर को अगर आपको मिला हो तो आप कृपया सबके साथ शेयर करें। अगर नहीं मिला है तो मेरे इस उत्तर से अगर आप संतुष्ट हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आप संतुष्ट नहीं है तो अब आज से आपका चैलेंज है कि आप मेरे उत्तर को नकार के इसका सब्स्टिट्यूट आंसर लेके आवें, ताकि फिर आप ये ना कहें कि मैंने आपको नहीं बताया। तो ये हमारी आज की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी जिस पर मैंने आपसे चर्चा किया। मैं चाहता ये था कि आपसे कुछ रोगों पर चर्चा की जाए, लेकिन चूंकि समय आज हमने इसमें ज़्यादा ले लिया तो मैं एक बहुत संक्षिप्त सी चर्चा आपसे करना चाहूँगा सरदर्द की। विभिन्न प्रकार के सरदर्द होते हैं। सर दर्द में पहले तो सर दर्द का कारण समझ लें। ये एक आम बीमारी है जो आजकल के लगभग हर गांव में 80% फैमिली मेंबर्स को होती है। मैंने आपको बताया था कि जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड का पहला पंप पार्ट सीधे हमारे ब्रेन को सप्लाई होता है। इतनी बात मैंने आपको बताई थी कि 17 से 30% ब्लड ब्रेन को दिया जाता है। हार्ट की पूरी क्षमता जो है वो ब्रेन के लिए 17 से 30% तक है। ब्रेन के अंदर इतने बारीक कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, और कैपिलरीज में भी सब कैपिलरीज हैं, उनसे भी पतली कैपिलरीज हैं। फिर इसके बाद लिम्फो चैनल हैं, लिम्फेटिक चैनल हैं। ये सारे के सारे हमारे ब्रेन को चारों ओर से घेरे हैं। जब मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था, जब मैंने आपको सीएनएस के सारे क्रेनियल नर्व्स के नाम बताए थे, उस समय मैंने आपको ब्रेन के एक संरचना बताई थी कि ब्रेन को कितना सुरक्षित पार्ट प्रकृति ने बनाया है, कि हड्डियों के ढांचे के अंदर भी 3 परतों में ब्रेन को सुरक्षित रखा है। जब ब्रेन के अंदर हमारी ब्लड कैपिलरीज में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, चूंकि वो नसें पतली हैं और हार्ट से ऊपर की ओर ब्लड का प्रभाव तेज बनता है, यानी उनका फ्लो तेज होता है और आगे रास्ता पतला होता है, तो हमारे ब्लड कैपिलरीज पर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ता है तो हमारे पूरे ब्रेन पर एक अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे हमको ब्रेन में दर्द या सर में दर्द महसूस होता है। और जब सर में दर्द महसूस होता है तो वो जो तनाव है वो हमारे आसपास के ड्यूरामीटर में, पायामीटर में के साथ हमारे हाइपोथैलेमस कैविटी में, हमारे कान के आसपास की नसों में, हमारे माउथ कैविटी के आसपास के फेरेंजियल में, ट्रैकियल में, नेजल चैम्बर में, हमारे आँख के आई ऑर्बिट में, क्रेनियल नर्व में, और हमारे स्किन के चारों ओर जो कैपिलरीज फैली हुई हैं सब में, और यहाँ तक कि हमारे रूट हेयर्स में भी प्रेशर बढ़ जाता है। कभी कभी सरदर्द में आप अपने बाल को जब नोचते हैं तो आपको सरदर्द में राहत महसूस होती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जब आप बाल को नोचते हैं तो वहाँ के स्किन के पास जो ब्लड का प्रेशर बना होता है, जब आप बाल को ऊपर खींचते हैं तो प्रेशर वहाँ से ब्लड आगे पीछे दौड़ता है और इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के कारण ब्लड में इलेक्ट्रॉनिक गति वहाँ से तेज होकर के अगल बगल खिसक जाता है, तो आपको राहत महसूस होती है। जब आप सर को ठोंकते हैं तो वहाँ पर ठोंकने का तात्पर्य होता है या सर को दबाने का तात्पर्य होता है कि ब्लड जो रुका हुआ है